नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने यहां बता दी कि लगभग 37,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और इस मौके पर बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य लोग भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ की परियोजना लोकार्पित और शिलान्यास की गई हैं। रेल, हवाई अड्डे, बिजली और पानी से जुड़ी ये परियोजनाएं बता दें कि सीमांचल के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगी। उन्होंने बताया कि 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर भी सौंपा गया है, जिससे इन परिवारों के जीवन में नई शुरुआत होगी। कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों के कुशासन का सबसे ज्यादा नुकसान इसी क्षेत्र को उठाना पड़ा है। आज यहां बिहार के विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रेल, एयरपोर्ट, बिजली, पानी से जुड़ी ये परियोजनाएं सीमांचल के सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी। आज यहां 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला है। इन 40,000 परिवारों के जीवन में आज एक नई शुरुआत हुई है। धनतेरस से पहले, दिवाली से पहले और छठ पूजा से पहले अपने पक्के घर में गृह प्रवेश बहुत सौभाग्य से होता है। मैं इन परिवारों को बधाई देता हूं। आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों के कुशासन का बहुत बड़ा नुकसान इसी क्षेत्र को उठाना पड़ा है, लेकिन अब एनडीए सरकार स्थिति बदल रही है। अब ये क्षेत्र विकास के फोकस में है। साथियों, बिजली के क्षेत्र में भी बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का काम चल रहा है। यहां भागलपुर की पीरपैंती में 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। साथियों, बिहार की डबल इंजन की सरकार यहां के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट के पहले फेज का शिलान्यास भी हुआ है। के किसानों के पास आय का एक साधन मखाने की खेती भी रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने मखाने की भी उपेक्षा की और मखाना किसानों की भी उपेक्षा की। और मैं दावे से कहता हूं, ये जो आजकल यहां आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। विकास की ये गति, बिहार की प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। जिन लोगों ने दशकों तक बिहार का शोषण किया, इस मिट्टी को धोखा दिया, आज वो ये मानने को तैयारी नहीं कि बिहार भी नए कीर्तिमान बना सकता है। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली एनसीआर में डेंगू से बचाव और रोकथाम को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के स्वास्थ्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया और डेंगू की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा की। इसमें साफ सफाई, फॉगिंग, जागरूकता कार्यक्रम और अस्पतालों में बेड की उपलब्धता पर चर्चा हुई। जेपी नड्डा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि डेंगू से बचाव के लिए सभी विभागों में बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया जाए और जन जागरूकता अभियान को और भी ज्यादा तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को भी स्वच्छता और पानी जमा ना होने दें और इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और इसके साथ ही दिल्ली से ही खबर है, जहां बता दें कि डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने समीक्षा बैठक करी, जहां उन्होंने अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को बता दें कि जागरूक किया जाए और गंदा पानी ना जमा करें और इसके साथ ही उपलब्धता के अनुसार सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए। अस्पतालों में बेडों की संख्या को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है और इस अवसर पर केंद्र और राज्य स्तर के कई नेताओं ने उन्हें सोशल मीडिया पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री धामी गरीब कल्याण और देवभूमि उत्तराखंड की प्रगति के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीएम धामी को अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और राज्य की सेवा में सफलता की कामना की। इसके अलावा नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नायब सिंह सैनी, देवेंद्र फडणवीस और रेखा गुप्ता सहित कई नेताओं ने अपने संदेशों में सीएम धामी के नेतृत्व और सरल स्वभाव और देवभूमि के प्रति समर्पण की सराहना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। इस बैठक में राज्य और केंद्र के बीच खाद्य आपूर्ति और केंद्र पुल से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में स्पष्ट किया गया कि हरियाणा और केंद्र सरकार मिलकर बता दें कि खाद्य सुरक्षा और फसल प्रबंधन में और भी अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करेंगे। और इसके साथ ही दिल्ली से ही खबर है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात करी। और इसके साथ ही बता दें कि खाद्य आपूर्ति को लेकर जोर दिया गया, जहां उन्होंने किसानों पे सबसे ज्यादा फोकस किया और मुलाकात में अन्य मुद्दे पे भी चर्चा और विचार विमर्श देखने को मिला। दिल्ली से ही खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित बता दें कि शेखावटी धरोहर संरक्षण संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस संवाद में क्षेत्र की विरासत को बचाने और संरक्षित करने के लिए व्यापक चर्चा हुई। और इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान हवेली मालिकों, संरक्षण कार्यकर्ताओं, टूर ऑपरेटरों और अन्य हितधारकों ने अपने सुझाव साझा किए और सभी ने माना कि हवेलियां राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश की धरोहर हैं और इनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विरासत संरक्षण के लिए गंभीर है और शेखावटी क्षेत्र की हवेलियों को पर्यटन मानचित्र पर और भी मजबूत पहचान दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर से ये खबर है, जहां बता दें कि हवेलियों पे और इसके साथ ही चर्चा की गई, जहां उनको मानचित्र में उतारने के लिए और संरक्षण पर गंभीर नजर आ रही है सरकार। जहां बता दें कि जोर देते हुए कहा गया कि ये सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी पहचान की धरोहर हैं। और इसके साथ ही अन्य लोग भी इस बैठक में मौजूद रहे, जहां सीएम भजन लाल शर्मा का संबोधन देखने को मिला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय अधिकारी और आपदा प्रबंधन टीमों के साथ मिलकर प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्य तेजी से जारी रहें और प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता तुरंत उपलब्ध करवाई जाए। देहरादून से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया, जहां उन्होंने अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि राहत बचाव कार्य में तेजी लाई जाए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए ताकि कोई भी स्थिति उन तक ना पहुंच सके। देहरादून में कल रात से हो रही अतिवृष्टि ने हालात को काफी ज्यादा बिगाड़ दिया है। तेज बारिश के चलते बता दें कि क्षेत्र में बाढ़ आ गई है। मुख्य बाजार में मलबा भर जाने से होटलों और दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य तेजी किए गए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कई जगह जलभराव और मलबा जमा होने से स्थानीय लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए चिंता जताई और उन्होंने कहा कि देहरादून में देर रात हुई अतिवृष्टि से कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचने की दुखद सूचना मिली है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। मैं लगातार स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने टोंक में चुनाव आयोग और मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में हुई वोटिंग में बहुत बड़ी वोट चोरी हुई है और जिसके प्रमाण राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने पेश किए हैं। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे थे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने तथ्यों की जांच करने की बजाय राहुल गांधी से अल्फनामा मांगा है। थी उसके प्रमाण पूरे देश के सामने राहुल गांधी जी रखे थे। उसके पश्चात हमने कुछ सवाल पूछे थे निर्वाचन आयोग से। हम सब जानते हैं कि देश के मुख्य निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बजाय इसके कि राहुल जी ने जो तथ्य उजागर किए थे, जो उन्होंने खुलासा किया था वोट चोरी का, उसकी जांच बिठाने की बजाय उल्टा राहुल जी से मांगा एफिडेविट। और जो हम लोगों ने वाजिब सवाल पूछे थे वोटर लिस्ट के बारे में, सीसीटीवी जो कैमरा फुटेज होती है उसको डिलीट करने के बारे में और वोटर के नाम काटने जोड़ने के बारे में, तथ्य प्रमाण और सबूत के साथ जो हम लोगों ने मांग रखी थी, उस पर आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। बल्कि बिहार में लाखों लोगों के नाम लिस्ट से गायब किए जा रहे हैं। अभी भी निर्वाचन आयोग ने जो वोटर की लिस्ट होती है वो हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराई है और राहुल जी खुद कह चुके हैं कि बहुत जल्द वो एक इससे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन पूरे देश भर में लोगों के मौलिक अधिकार, उनमें से सबसे बड़ा अधिकार होता है वोट का अधिकार। प्रति व्यक्ति एक वोट सबको देने का अधिकार है। उस अधिकार से अगर लोगों को वंचित रखा जाएगा तो हमारा लोकतंत्र लगातार कमजोर होता रहेगा। देश में आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ जो हालात पैदा हो रहे हैं वो भी चिंता का विषय है। लेकिन भारतवर्ष में हमारी जड़ें बहुत मजबूत है लोकतंत्र की। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि समूचे भारतवर्ष में जो अभी वोट अधिकार रैली निकाली है बिहार में, उसके बाद हमारे तमाम राज्यों के अंदर हम अभियान चला रहे हैं। उसके तहत 15 सितंबर आज से हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। हम लोगों के हस्ताक्षर ले रहे हैं और आम जनता का हस्ताक्षर निर्वाचन आयोग तक पहुंचाएंगे और करोड़ों की संख्या में वो हस्ताक्षर जब पहुंचेंगे इलेक्शन कमीशन के पास, उन पर दबाव पड़ेगा और उम्मीद करते हैं कि उनकी अंतरात्मा जागेगी। और जो हम मांग कर रहे हैं, हमारी मांग बड़ी स्पष्ट है। हम आरोप ही नहीं लगा रहे हैं। अगर गड़बड़ी पाई गई है, चोरी पकड़ी गई है, तो उसका सुधार करने के लिए निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है और इस बजाय इसके कि बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य के सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं, शिक्षकों की तैनाती, छात्र छात्राओं की सुविधा और शैक्षणिक सुधारों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और बच्चों की पढ़ाई में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने के निर्देश दिए। और जयपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बैठक की समीक्षा करी और इस दौरान उन्होंने गुणवत्ता पर जोर देते हुए बच्चों की शिक्षा को और शिक्षकों की तैनाती को लेकर और स्वास्थ्य जरूरतों को लेकर भी उन्होंने जोर दिया, जहां उन्होंने हर विषय की गुणवत्ता पर जोर दिया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी का गुणवत्ता होना काफी ज्यादा बेहद जरूरी है। धौलाकुआं बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में जांच आगे बढ़ते हुए दिल्ली पुलिस ने महिला चालक बता दें कि गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गगनप्रीत को नगर स्थित और अस्पताल से हिरासत में लिया है, जहां उपचार के लिए भर्ती थी। अधिकारियों के अनुसार गगनप्रीत कौर पर हादसे के समय लापरवाही से गाड़ी चलाने और दुर्घटना में शामिल होने का आरोप है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है और इसके साथ ही इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और दिल्ली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दुर्घटना को लेकर बता दें कि अब मामले में काफी ज्यादा नए मोड़ आते हुए नजर आ रहे हैं, जहां धौलाकुआं बीएमडब्ल्यू केस में गिरफ्तारी हुई है। महिला चालक को अरेस्ट कर लिया गया और इसके साथ ही बता दें कि हॉस्पिटल से महिला को हिरासत में लिया गया और अब पूरे मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। इंदौर के कलाई नगर रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक ट्रक चालक ने कई राहगीरों और वाहन चालकों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए हैं। घटनास्थल पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन तुरंत पहुंच गई और घायल व्यक्तियों के बता दें कि नजदीक के अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया और इसके साथ ही उनका उपचार जारी है और पुलिस ने बताया है कि हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।
और इसके साथ ही बता दें कि हादसे में 2 की मौत हो गई है और 9 लोग घायल हुए हैं और पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। सूचना मिलते ही बता दें कि स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे, जहां पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है और बता दें कि जांच के बाद ही पूरे तथ्यों को खंगाला जाएगा। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात को काफी ज्यादा बिगाड़ दिया है। बता दें कि तमसा नदी उफान पर आने से प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर का परिसर जलमग्न हो गया है। सुबह से ही मंदिर के चारों ओर पानी भर गया, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही पूरी तरह से ठप होती हुई नजर आ रही है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह 5 बजे से ही नदी का बहाव तेज हो गया था, पूरा मंदिर परिसर जलमग्न हो गया। ऐसी स्थिति बहुत ही लंबे समय के बाद देखने को मिली है। कई जगह नुकसान हुआ, लेकिन मंदिरों का गर्भगृह सुरक्षित है। इस समय लोगों को नदी और जलधाराओं के पास जाने से बचना चाहिए और अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने और नदी किनारे ना जाने की अपील की है। राहत और बचाव टीमें स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। देहरादून से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसके साथ ही रास्ते जलमग्न हो गए हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है और मंदिरों में बता दें कि पानी घुस गया है, जिससे मंदिर परिसर पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने बता दें कि लोगों से नदी किनारे ना जाने की अपील की है और इसके साथ ही प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है और लोगों से अपील की गई है कि वो नदी किनारे ना जाए। और पुजारियों ने बताया है कि सुबह होते ही नदी का बहाव इतनी तेज से है कि पूरा मंदिर जलमग्न हो गया है, लेकिन गर्भगृह भी सुरक्षित है। और बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए हैं और प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वो नदी किनारे ना जाएं। और बता दें कि रास्ते और मंदिर अब जलमग्न हो चुके हैं और मंदिर के पुजारी ने बताया है कि नदी का बहाव इतना ज़्यादा है कि पूरे मंदिर परिसर में पानी भर जाता है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी उफान पर है। पानी भरने से हालात बिगड़ गए हैं और नदी का पानी हाईवे तक पहुंच गया। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिए। एसडीआरएफ ने बताया कि नदी में फंसे 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि कई वाहन अब भी पानी में फंसे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। ऋषिकेश से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नदियां अपने उफान पर है और बता दें कि पानी अब हाईवे तक पहुंच गया है, जिससे आने जाने में परेशानी हो रही है। और पानी इतना ज्यादा है कि एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंच के बता दें कि राहत बचाव कार्य करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई रास्ते जलमग्न हो गए हैं, सड़कों पे काफी ज्यादा पानी है। लोगों और सबसे ज्यादा बता दें कि ट्रैफिक की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड में है और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सुरक्षित रहें और जलभराव वाली जगहों पर ना जाएं। हिमाचल प्रदेश के इलाके में सुबह से ही हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। बारिश के कारण स्थानीय बस स्टैंड जलमग्न हो गए हैं और कई वाहन बह गए हैं। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। अधिकारियों ने लोगों से नदियों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की चेतावनी दी है। मंडी से एक खबर है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। नदियां अपने उफान पर हैं, रास्ते जलमग्न हो गए हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि सुरक्षित रहें और आवश्यक कार्य होने पे ही घरों से बाहर निकलें। और इसके साथ ही बता दें कि इस तरह से जलमग्न है, सड़कें की घुटनों तक पानी है, लोग आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं और सबसे ज्यादा समस्या ट्रैफिक की देखने को मिल रही है। घंटों गाड़ियां बता दें कि ट्रैफिक में फंसी हुई हैं और इसके साथ ही बता दें कि प्रशासन अलर्ट मोड में है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत कार्य करती हुई नजर आ रही हैं और स्थानीय लोगों में भरोसा जताया जा रहा है कि जल्द ही इन समस्याओं को दूर किया जाएगा, क्योंकि हालात काफी ज्यादा बेकाबू हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके बाद नदियां और भी ज्यादा उफान पे आती हुई नजर आ रही हैं। धार्मिक नगरी अयोध्या में सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ी मंदिर सुबह से ही श्रद्धालु से गुलजार रहा। मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में प्रवेश और निकासी मार्गों का विशेष प्रबंधन किया गया है। अयोध्या से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हनुमानगढ़ी में बता दें कि भक्तजन अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए लंबी लंबी कतारों में इंतजार कर रहे हैं और हनुमानगढ़ी में दर्शन कर रहे हैं। और आप ये
ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हुजूम श्रद्धालुओं का देखने को मिल रहा है, जहां सभी बता दें कि दर्शन करने के लिए काफी ज्यादा उत्साह उमंग उनमें देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही एहतियातन के तौर पर मंदिर परिसर में सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ाया गया है और तमाम व्यवस्था की गई है ताकि ज्यादा भीड़ होने पर हालात बेकाबू ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि एक एक करके सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं। और नवरात्रि से पहले और इस वक्त की बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहां पे हनुमानगढ़ी में बता दें कि सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। अहमदाबाद में 22 सितंबर से शुरू होने वाले 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्सव से पहले शहर भर के विभिन्न गरबा स्थलों पर रिहर्सल जारी है। स्थानीय कलाकारों और गरबा प्रेमियों ने पारंपरिक वेशभूषा में अभ्यास करना शुरू कर दिया है। ढोल और संगीत की धुनों पर थिरकते युवा और महिलाएं गरबा की ताल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के आयोजकों का कहना है कि इस बार नवरात्रि उत्सव में पारंपरिक रंगों के साथ साथ आधुनिक झलक भी देखने को मिलेगी। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अहमदाबाद से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नवरात्रि से पहले गरबा का रिहर्सल किया जा रहा है। अहमदाबाद में 9 दिन की तैयारी और ढोल गरबा की गूंज अब शुरू होती हुई नजर आ रही है, जहां सभी लोग काफी ज्यादा उत्सव और उमंग उनमें देखने को मिल रही है। और बता दें कि नवरात्रि शुरू होने से पहले गरबा की रिहर्सल शुरू हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा पहनकर रिहर्सल करती हुई नजर आ रही हैं और माथे पे बता दें कि सामान लेकर और रिहर्सल कर रही हैं। और इसके साथ ही बता दें कि कहा गया है कि तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।